हॅलो हॅलो. अटेन्शन प्लीज. सर्व उपस्थित मान्यवरांचं आपल्या तर्फे स्वागत. आणि आपले जे आजचे प्रमुख
लेक्चरर गेस्ट आहेत महेश वासवानी साहेब यांचं मी आजचे प्रमुख पाहुणे आणि मुख्यात प्रवक्ते महेश वासवानी साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी मी संजय सर आणि विनोद पाटील सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत पुष्पगुच्छ आणि स्वागत करावं. विनोद पाटील सर, विशाल बजाज साहेब, प्लीज कम फॉरवर्ड. जो आपको दी गई है उसका इनॉग्रल पैकेट मैं फॉर्मली बात को आपके प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करता हूँ. बहुत मेहनत से मैंने बनाई है और जो नोट्स मैंने बनाए बहुत अच्छी सरल भाषा में, ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे बोर हो रहे, ऐसी भाषा नहीं है. और शायद आप लोग को ये बहुत आज से कई सालों तक ये बुक इस कानूनों के बारे में काम आएगी, ऐसा इसलिए बनाया है. तीनों एक्ट का बना के डाल दिया, उनके पुराने सेक्शन नए सेक्शन वो भी डाल दिए, तो इजी टू हैंडबुक की तरह इजी रहेगा. और शायद ही कोई जो बातें मैंने लिखी है ऐसा नहीं कि कहीं गूगल सर्च यूट्यूब सर्च से निकाल के बनाया है, मेरा खुद का स्टडी है. और शायद ये बातें आपको कहीं नेट पे मिलेगी ही नहीं, या तो मेरे लेक्चर्स में मिलेगी या और कहीं डेटा में तो नहीं मिलेगी. थँक्यू सर. इंटिरियर पेपर्सना आपले पुस्तक आपण उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी अध्यक्षांना विनंती करेन की आपल्याला जे पुस्तक भेट देण्यात आलेली आहे ते आपण अनकव्हर करावं. त्यासाठी मी वाघोळे सरांना विनंती करेन की त्यांनी आपल्याला मिळालेली भेट ती तुमच्या शुभ हस्ते अनकव्हर करावी आणि मेंबर लोकांना अनकव्हर करू. पुढे शो करा. थँक्यू सर. थँक्यू. मी आपल्या प्रमुख पाहुणे यांच्यासोबत आलेले त्यांचे सहाय्यक श्रीमती धारिणी नागडा मॅडम यांना विनंती करेन की त्यांनी नंतरकडे यावं आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी आपले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रवी सर आणि आशा ठाकूर मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागत करावं. आशा ठाकूर मॅडम. मी जीव मांगे मॅडम यांना विनंती करेन की त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी वर्षा गौडे मॅडम आणि आपल्या राष्ट्रीय कमिटी मेंबर चित्रांग मॅडम यांना विनंती करेन की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं.
कौशल आमदारकडे विनंती करेल की त्यांनी माझ्याकडे यावं आणि त्यांचं स्वागत करण्यासाठी कमिटी मेंबर्स आपल्या आबा मॅडम आणि प्रवीण आटकाळकर तुम्ही या. आबा मॅडम या. तरी मॅडमांना विनंती करा की त्यांनी माझ्याकडे त्यांचं स्वागत करण्यासाठी कमिटीचे आपले तहसीलदार मनीष सर आणि टिळके सरांना विनंती करेल की त्यांनी माझ्याकडे बोलतात. टिळके सर प्लीज. वेळेचा अपव्यय होणार नाही याची काळजी घेऊन मी जास्त वेळ घेतो आम्ही आपल्या प्रमुख त्यांनी आता विषय तर सर्वांना माहीत आहे. मी आता माहितीची तुला त्यांच्याकडे देतो आणि त्यांना सांगतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करतो. भाइयों बहनों, मैं ब्रदर सिस्टर एडवोकेट्स, मुझे पता है कि उल्लासनगर के बार के जो वकील लोग हैं बहुत हार्ड वर्किंग और मेहनती वकील है, ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ के कुछ वकील मेरे संपर्क में वो बताते हैं कितनी परिश्रम और मेहनत से जाके सुबह से शाम होती है और फिर अगला दिन आता है और फिर कैसे महीने और हफ्ते गुजरते हैं पेशा करते हैं. अभी जो ट्रायल कोर्ट के वकील हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट के, अक्सर माना जाता था कि पीएमएलए कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, ईडी कोर्ट या तो करप्शन के ट्रायल और एमपीआईडी कोर्ट्स, यहाँ पर बड़े मैटर चलते हैं, वहाँ बड़ी फीस गिरती है और वर्षों तक केस चलते ही रहते हैं. अगर पुलिस ने लापरवाही कर दी, मैंने कहूँगा नहीं कि करप्शन कर दी, तो लापरवाही कर दी तो, और अगर कुछ वकीलों का डिफेंस वकील का लग अच्छा रहा तो अक्सर ट्रायल एंड तक चलते ही नहीं और चलते भी उनको अच्छे अच्छे विटनेस आते ही नहीं है या हॉस्टाइल हो जाते हैं. कई ऐसी चीजें हैं जिससे जो कंप्लेनेंट है वो अक्सर या तो हताश होकर हार जाता था, उम्मीद खो बैठता था, और या तो कोई तगड़ा कंप्लेनेंट है पुलिस के बदले गवर्नमेंट के पास जाता था या तो अंडरवर्ल्ड के पास या दाऊद गैंग, गौरी गैंग, कहीं भाई लोग के पास चले जाते थे लोग, और नहीं तो फिर हार के बैठ जाते थे. तो ये सिस्टम एक ऐसा बन गया था, जस्टिस सिस्टम, के न्याय विक्टिम को मिलना लगभग कंप्लेंट से लेके ट्रायल एंड तक इम्पॉसिबल की उम्मीद हो जाती. और इसीलिए आपने देखा होगा कि डिफेंस वकील की बहुत जोरदार प्रैक्टिस चलते थे और उसमें भी अक्सर ऐसा था कि किसी लिमिटेड वकीलों का अगर किसी पुलिस ऑफिसर से दोस्ती है तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसकी जम जाती है. और ये सारी सिस्टम के वजह से जहां न्याय ही नहीं मिलता है, मर्डर हो गया या किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया या तो कोई अलग राइटिंग केस हो गए, किसी का पूरा फैक्ट्री तोड़ के जला फिला दिया या मोर्चे निकाल गए पॉलिटिकल पार्टीज के, तो ये इंटरनेशनली इंडिया की रेपुटेशन पे धब्बा लग जाता था कि भैया यहाँ पे तो अदालत में न्याय मिलता ही नहीं. और पता होगा कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए जहाँ हम और आप भी रहते हैं या उसको सेफ और सुरक्षित रखने के लिए न्यायपालिका का अच्छी तरह से चलना या न्याय मिलना बहुत जरूरी होता है.
और वर्ल्ड में भी लोग उस कंट्री में अक्सर इन्वेस्ट करना नापसंद करते हैं जहां पर अदालतों में न्याय जल्दी या वक्त पर नहीं मिलता। तो ये एक फैक्टर था जो इंडिया को थोड़ा पीछे रखता था बाकी वर्ल्ड कंट्रीज में, और वो अभी से तो खत्म हो जाएगा। इसमें तारीखों वाला मामला खत्म हो जाएगा। पुलिस को बेशुमार पावर दिए गए हैं, अनलिमिटेड पावर। जो पावर बाकी के जो बताए स्पेशल एक्ट में उसमें नहीं है, उससे ज्यादा पावर पुलिस को बीएनएसएस में दे दिया है। 3 नए कानून है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये नाम दिया गया बीएनएसएस को। तो मैं बहुत पजल था कि बार बार होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं भैया ये कॉलोनियल लॉ से निकाल दिया, इंडियन नाम डाल दिया। लेकिन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि नाम परफेक्ट दिया है, इसलिए नहीं कि मैं किसी पार्टी से सहमति रखता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो विक्टिम है ना उसको तो आराम से न्याय मिलने वाला है, उसको कोई ज्यादा कंप्लेनेंट को वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा लॉज बना दिया है। इसमें परेशानी बहुत होगी आरोपी लोग को, लेकिन उन आरोपियों को ज्यादा होगी परेशानी जो बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम या फ्रॉड करते हैं। आसानी से देश छोड़ के जाना आसान नहीं रहेगा, और जिनके खिलाफ ऑलरेडी स्कैम के केसेस हैं, विजय मल्ल्या, जोशी वगैरह जो भी है बड़े बड़े है फॉरेन में बैठे हुए दिग्गज लोग, वो फॉरेन में भी रहेंगे और उनका ट्रायल चालू नहीं हुआ है, और अगर वो ट्रायल अभी चालू हो रहा है तो उसको एक पार्टी ट्रायल भी चलाया जाएगा, उसको रियायत नहीं होगी। और अगर उसको ताकत है तो वकील खड़ा कर देवे, और नहीं है तो वकील के एब्सेंस में जो फैसला आ जाएगा वो स्टेट वकील देगा, और वो ट्रायल चलेगा ही चलेगा। मतलब पहले क्या था, ट्रायल सेपरेट हो जाता है। दाऊद इब्राहिम कराची में है, उसके ऊपर 150 केस है, 25 केस में जो चार्जशीट चालू हो गई, चले अलग कर दो, ट्रायल अलग चलाएंगे जब आएगा तभी। छोटा रजन था, जब भी उसको लाए तभी उसका अलग ट्रायल चलाया, बाद में पहले सेग्रीगेट कर दिया था, वो सारा मामला खत्म हो गया। तो आपको मैं ये तीनों कानून का क्लासरूम लेक्चर के बजाय आपको पहले तीनों के जो अलग अलग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पावर दिए हैं उसके ऊपर ले जाता हूँ सीधा। बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 3 कलम बहुत इंपॉर्टेंट लाए गए हैं, 4 कलम है सर। जो सबसे पहला है वो 69 है बीएनएस का सेक्शन, आप लोगों ने सुन लिया होगा उसके बारे में बहुत, लेकिन वो सेक्शन ऐसा है, वो रादर पूरा लॉ ऐसा बना है कि महिलाओं को फुली एम्पावर करता है। मतलब इतनी नौबत कभी जिंदगी में आएगी नहीं कि कोई महिला एडवोकेट या लड़की पुलिस स्टेशन जावे और थोड़ी भी बदतमीजी ऑफिसर ने किया तो महिला ने उसके खिलाफ भी एफआईआर वहां रजिस्टर कर सकती है, उसके लिए भी कोई सेंक्शन वगैरह नहीं लगेगा अगर बदतमीजी किया। सेंक्शन के लिए रखा है गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, लेकिन अगर ये जो मिसबिहेविंग विद लेडीज वाले कलम है उसमें सेंक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत पावरफुल चीज है। 69 में क्या है, अक्सर देखा था कि कॉलेज की लड़कियां लॉ अफेयर में पढ़ जाती थी, लड़के लोग शादी का झांसा देके रिलेशनशिप बना लेते थे या वादे करते थे, और नहीं भी तो कई बार लड़कियां कुछ इल्जाम डाल देती थी रिलेशनशिप रखने के बाद। तो ये जो रेप केस बनते थे इसमें से, और अक्सर इसमें फॉर्मूला फिक्स ही होता था, मेरे को कुछ नशे की गोली खिला दी, दवाई खिला दी, बेहोश किया, मेरे से संबंध रखा, फोटो वीडियो दिखा के वो ब्लैकमेल के 2-3 साल तक अभी भी कंप्लेंट करते हैं, अभी बर्दाश्त नहीं। तो ये फॉर्मूला जो है अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अक्सर ये केसेस जो है ना क्वेश्चन स्टेज पे या ट्रायल स्टेज पर छूट जाते थे, अपील स्टेज पे, क्योंकि कोर्टों की ये भूमिका थी, सुपीरियर कोर्ट की, कि अगर कोई लड़की के साथ धोखाधड़ी की है तो एक बार होनी चाहिए, 2 साल तक वो रिलेशन करते गई और फिर रेप का इल्जाम डाल गई तो बराबर नहीं। मैरिड लेडीज अक्सर केस कर देती है, मेरे को भी शादी का वादा किया, कोर्ट बोलती है भाई तू शादीशुदा थे तो शादी का वादा कर सकते, तो हाँ मतलब केस क्वैश हो जाता था, आसानी से मैजिस्ट्रेट बेल भी मिल जाता। और कई ऑब्जर्वेशन आए थे जो मतलब वो दिखता था कि लड़की फंसी हुई है लेकिन उसको एबीए मिल गया, थोड़ा भी सजा नहीं हुआ। अभी वो सब चेंज हो जाएगा। ये 69 में ये है कि एनीबडी हु डज हैव फिजिकल रिलेशन और इंटरकोर्स विद अ वुमन लिखा है, विदाउट बाय मेकिंग अ डिसीटफुल प्रॉमिस, मतलब धोखे से, तो धोखा वाइट वर्ड है,
तुम अपना मजहब छुपा के करो या कुछ मजहब के बारे में गलत बोल के करो, या तो फिर आप मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा, जज बना दूंगा, मेरी जूनियर है तो मेरे साथ रिलेशन रख। कोई इंस्पेक्टर है बोलता है मैडम मैं तुम्हारी इंक्वायरी बंद करा दूंगा, मेरे साथ संबंध रखो। या तो कोई टीचर है उसको बोल दिया भाई तेरी पोस्टिंग वहाँ करा दूंगा, प्रमोशन दे दूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। तो जो भी झांसे देकर वादे किए जाते हैं, चाहे महिला कुंवारी हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे जब वो सब कवर्ड हो जाएगी इसमें दिखता है मुझे कि शायद मिसयूज बहुत हो सकता है, लेकिन ये जरूरी था ये सेक्शन लाना, क्योंकि महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से 90% महिलाएं जो शिकार होती थी उनको न्याय नहीं मिलता था। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिसयूज हुआ तो भी बहुत कम पैमाने पर होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऐसे रिलेशनशिप वाले अफेयर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल पे चले जाएंगे, एक तो एक्स एमपी है बहुत बड़ी पार्टी का और एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर केसेस पेंडिंग है, एलिगेशन पेंडिंग है, आज तक एफआईआर नहीं होता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी में नहीं भी है या इंडिया, तो भी एफआईआर नहीं हो पाते। तो मतलब ये पॉलिटिकल पावर जो है ना इतना बड़ा शील्ड होता है कि कोई महिला को किसी ने 4 साल रखेल बना के रख दिया और बाद में एलिगेशन करने के जो उसका एफआईआर नहीं हो पा रहा। एक महिला ने किसी ने बोला सर ये फलाना एमपी जो दुबई में मिला था मुझे, वो अपने दोस्तों के साथ संबंध रखा, गैंगरेप किया, उसकी आज तक एफआईआर नहीं। तो ये सारे अभी बदल जाएंगे इस सेक्शन में है कि जो भी ये सेक्शन में कमिट होगा तो उसको पनिशमेंट इज अप टू 10 इयर्स। 10 साल इज इंपॉर्टेंट लाइन टू रिमेंबर, क्योंकि 10 साल और अबाउट 10 इयर्स, 10 और अबाउट 10 इयर्स जहां भी पनिशमेंट है तो उसके लिए 90 डेज का पीसी रखा गया है, 90 दिन, और उसके ऊपर तो भी आना बाकी है। पहले जरा बीएनएस है, पहले बीएनएस के इंपॉर्टेंट 4 सेक्शंस बता, एक ये था 69 सेक्शन, दूसरा उसके बाद 3 सेक्शन है जो वो है 111, 112, 113। ये 111 जो है ना उसको तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसमें एमसीओसी जो है ना, कानून महाराष्ट्र का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जो सबसे पहला बना था, फिर देश भर में सब स्टेट्स ने अपने अपने लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट बनाए थे, तो वो मिरर कॉपी बना के यहाँ डाल दिया है और ये पुलिस स्टेशन को पावर दे दिया तुम कार्रवाई करो। 111 वो है। उसके बाद एक है सेक्शन 112 जो एग्जाम लीक हो गया, जो पुलिस ऑफिसर है ना, कई बार ग्रुप है चेन स्नैचर्स का, पिक पॉकेटर्स का, या कोई मिलके आपको बोल रहा है भैया मैडम आपका यहाँ कुछ पर्स गिर गया, आप उठाने गए तो गाड़ी से लैपटॉप गायब हो गया, तो इससे जो गिरोह होते हैं ना उनमें पुलिस के पास 3-4 सेक्शन थे, 34 IPC, 120B, तो फिर 109, तो ये कॉमन इंटेंशन, ये सारे सेक्शन जो थे ना ये इनके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं, ये सब उड़ा दिया है, अभी सीधा 111 डाल दिया है, 112 डाल दिया है, जिसमें इन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को जोड़ दिया है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपने मिसचिफ किया है या चीटिंग किया है या गैंग है, तो एक छोटा गैंग होता है जो पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बोलते हैं, उसका एक सेक्शन बना दिया है। एमसीओसी कितना भयानक है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में सबसे खतरनाक 2 सेक्शन और है। एक तो आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम सेडिशन का कानून हटा देंगे, जो देशद्रोही का कानून, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक कानून 152 में लेके आ गए, 152 बीएनएस में, वाइडर डेफिनेशन, वो भी इतना काफी नहीं था जो देशद्रोही ताकतों को या जो देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण करते हैं। आप देखोगे हर 15 दिन महीने में कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं से कुछ बोल देता है और यूट्यूब पे वायरल होता रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी वायरल होता रहता है मैसेजेस, तो वो बहुत महंगा गिरने वाला है अभी, और उसमें इतना पावर नहीं है, उससे ज्यादा पावर है 113 बीएनएस। 113 जो सबसे डेंजरस सेक्शन है वो यूएपीए का मिरर कॉपी बना दिया, और उसमें है कि कोई भी आदमी टेररिस्ट एक्ट करता है तो उसमें वो आ जाएगा दायरे में, और अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है, मोर्चे दंगे फसाद में, तो भी आ जाएगा। कोई अगर किसी को भाषण देकर भाई वो मजहब के लोगों का वहाँ पे उनका रिलीजियस प्लेस तोड़ दो, या तो उनका वहाँ पे एरिया बंद कर दो, या उनकी दुकानें बंद कर दो, या उनके मकान जला दो, या उनके खिलाफ कुछ किसी ने नारे लगा दिए,
कोई आदेश दिया उसकी मुंडी काट के ले आओ या बोलेगा हम उसको घेर लेंगे, तो ये सारी चीजें जो करेंगे वो टेररिस्ट एक्ट में आराम से बिठा दिया इन्होंने बहुत अच्छी तरह। और अगर मोर्चों दंगे फसाद करने के दौरान किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है तो भी उसको प्रॉपर्टी डैमेज करने वालों को भी इसी टेररिज्म में डेफिनेशन में ला। इसमें हुआ था कई मोर्चे होते हैं, आप देखोगे पब्लिक प्रॉपर्टी गाड़ियां डैमेज हो जाती है, टायर जला देते हैं रोडों पर और ट्रकों को तोड़ फोड़ करके जला देते हैं, गाड़ियों के खाक तोड़ देते हैं, तो सारा अभी इसी में आ गया है। और इनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट 111 में भी लाइफ है, 113 में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इम्प्रिजनमेंट तो जब कंडीशन होगा तभी आएगा, और ये आरोपी को भी पता है। लेकिन एक बात पता अभी लगने वाली है उनको कि जो पीसी है ना वो 90 डेज वाली है, और वो 90 डेज जो मैथमेटिकल 90 डेज नहीं है, वो पूरा स्ट्रेचेबल 90 डेज है। आपको बताऊंगा कैसे हो, मतलब खाली 90 दिन वो कस्टडी वाला मामला नहीं है, वो अब बीएनएसएस पे आता है। तो ये जो 4-5 सेक्शन है बहुत खतरनाक सेक्शन है, और ये जरूरी भी थे, क्योंकि आपने देखा था दिल्ली राजधानी है इंडिया की, वहां पर कई नेता जाके भारत तेरे टुकड़े हो गया ऐसा कोई डायलॉग मारता है, मुझे समझ में नहीं आता है, वो तो मतलब बहुत ही बेकार था। और उसको गवर्नमेंट उसको देशद्रोही का कलम भी नहीं लगा पाई, मतलब उनके काबिल वकील से सब कानून भी पड़ गया। तो अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अगर हम व्हाट्सएप चैट में भी अगर किसी एक मजहब का ग्रुप दूसरे मजहब के ग्रुप से लड़ पड़ता है, कुछ बात करता है, वो भी इसी दायरे में आ जाएगा। क्योंकि मैंने वो जितने नए सेक्शन है ना, इसमें वो सेक्शन रिप्रोड्यूस किए हैं वर्बेटिम पूरे के पूरे। तो 113 जब भी आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि वो कितना डेंजरस सेक्शन है, उसमें मतलब पर्याय नहीं है। गवर्नमेंट ने एक और कुछ तो भी ये स्कीम लाया है जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे इंप्रेसिव बनना है। तो इन्होंने स्कीम लाया विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट पे डाल देंगे, तुम बनाना कुछ तो। मुझे नहीं लगता कि कोई विटनेस को तब तक खतरा है जान को जब तक आरोपी को पुलिस ग्रीन सिग्नल नहीं देती। तो ये जो है ये सब प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह काम नहीं आती है, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन स्कीम है भी तो यहाँ पे तो ऐसा देखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को उसके सिक्योरिटी गार्डों ने भी मारा है, तो प्रोटेक्शन स्कीम वगैरह काम की नहीं। एक और उन्होंने सेक्शन लाया कुछ कम्युनिटी सर्विस का। कम्युनिटी सर्विस का जो सेक्शन है वो भी एक मेरे हिसाब से कुछ मतलब ही नहीं है, वो भी लगभग आई विल नॉट यूज द वर्ड आई वॉच फॉर इट, मतलब एक वो मजाक के तरीके से है। उसमें ऐसा है कि किसी ने 5,000 तक की चीटिंग धोखाधड़ी कोई गुनाह किया है और अगर वो रिफंड कर देता है 5,000 रुपए और उसके बाद माफी मांगता है तो जाके वो उसको कम्युनिटी सर्विस लगाएंगे। अभी किसी ने 5,000 की ही चोरी की, वो लाएगा कहां से रिफंड करके। और दूसरा है क्रिमिनल डिफेमेशन, जो मेरे हिसाब से क्रिमिनल डिफेमेशन जो आईपीसी का था उसमें वो 500 एक ऐसा सेक्शन था 499 500 कि उसमें अकुटल मिलना नामुमकिन होता है। मर्डर में एक बार मिल जाता है, आईपीसी के डिफेमेशन के केस में नहीं है। इसलिए आप देखिएगा बड़े बड़े नेता जो अटक गए वो ऊंचे रहे, कोई भी पार्टी का रहे, वो डिफेमेशन से निकलना मुश्किल होता है जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और अभी ये डिफेमेशन में इन्होंने वो कम्युनिटी सर्विस ला दिया, मतलब आप देखोगे बहुत नेता भी एक दूसरे को कुछ कुछ बोलने लग जाएंगे, एंड में कम्युनिटी सर्विस तो है कहीं ना कहीं, तो जेल का खतरा टल गया है। तो पहले 2 साल की सजा थी, अभी वो भी टल गया है। दूसरा जो है आपको आ जाते हैं बीएनएसएस का, जो सीआरपीसी का है। ये बीएनएसएस जो है ना, इसमें सबसे डेंजरस सेक्शन है, 2 है सेक्शन 107 बीएनएसएस। डेंजरस है, पावरफुल है, वकीलों के लिए नहीं आते, क्रिमिनल्स के लिए, हर टाइप का क्रिमिनल उसके लिए। इन नए बीएनएस के प्रोविजन से इस वकील के जो क्षमता है, ताकत है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है आपकी और प्रैक्टिस है, ये कम से कम 5-10 गुना बढ़ने वाली है। आपकी जवाबदारियां बढ़ जाएगी, आपके स्किल्स बढ़ने वाले हैं। ऑफकोर्स पुलिस के लिए भी थोड़े पावर बढ़ गए हैं, कोर्ट की जवाबदारियां बढ़ जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर। तो ये जो 107 है ना, इसमें ऐसा एक पावर है पुलिस को जो पूरे वर्ल्ड में किसी कानून में नहीं है। तो यूपी की योगी सरकार के पास भी ऐसा पावर नहीं था। वो पावर है 107 में क्या कि कोई भी आरोपी किसी भी केस में क्रिमिनल है, जरूरी नहीं कि अरेस्टेड है, यानी बड़ी केस, उसका प्रॉपर्टी पहले ही दिन एक्स पार्टी 104 पर मिलेगा, सेक्शन 104 उसका टेक्स्ट रिप्रोड्यूस किया मैंने 104 पर।
मैं वो एक पैरा खाली पढ़ लेता। Where a police officer making an investigation has reason to believe that 104 पेज 104 पे सेक्शन 107 पढ़ रहा हूँ जो सीआरपीसी का नया कॉरेस्पॉन्डिंग है बीएमएसएस। When any police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from commission of any offence, he may, with the approval of the superintendent of police or commissioner of police, make an application to the court or the magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or trial the case for attachment of the property. अभी इसमें यहाँ पे रुक के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। Where any officer investigating any case मतलब किसी भी केस में कोई भी आरोपी, और अगर उस केस में उसको पता चला कि आरोपी अगर आज इधर कोई मोलेस्टेशन या रेप केस में है या समझो स्टैबिंग केस में है और वो है बड़ा बिल्डर और उसके पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पर उसके चारों प्रोजेक्ट में पैसे कहीं और से घोटाला करके यहाँ लगा दिए हैं उसने, या प्राइवेट बंगलो खरीदे या बीवी या बेटी या बहन के नाम पर या भाई के नाम पर या किसी बेनामी नाम पर, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी जो भी वो प्रोसीड ऑफ क्राइम का ट्रेन मिलता है तो अपना अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सिटी में है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस का अप्रूवल लेकर और उसको वो जो कार्रवाई है कोर्ट में कर सकता है। अब उसमें पावर कैसा खतरनाक बन जाता है जो पीएमएलए में भी कि पहले ही दिन कोर्ट को उसको ट्रेल ऑफ इलीगल मनी का दिखाना है, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो रही वो दिखानी है, सैंक्शन लिया हुआ है कमिश्नर का या एसपी का वो दिखाना है, और उसने अर्जी कर दी है साहब ये प्रॉपर्टी है, अगर हमने इसमें नोटिस इशू किया एज पर द प्रोसीजर तो शायद वो किसी को थर्ड पार्टी को एलिनेट कर देगा, कुछ कार्रवाई हो जाएगी या कोई स्टे ले लेगा, कुछ अलग चीज हो जाएगी जिससे हमारे हाथ बन सकते हैं या प्रॉपर्टी वेस्ट हो सकती है। तो आप मेहरबानी करके उसको नोटिस दे बगैर आज का आज एक्स पार्टी के ऑर्डर दे दो, और वो पावर मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट्स बैठते हैं इन प्रेमाइसेस में उनको दिया है कि आप यह स्टे दे सकते हो, अटैच कर। तो मतलब किसी भी क्राइम में कोई भी क्रिमिनल जरूरी नहीं कि उसी केस में वो इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी इन्वॉल्व है, अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम की है और पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल 498 केस है, लड़की ने अपने ससुराल वालों पे कंप्लेंट कर दी, अभी उसको जांच के दौरान पता चला है कि इसका 2 नंबर का पैसा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड है, यहाँ का फांदा किया उधर डाला, अगर वो पुलिस को पता चल गया तो उस केस में भी वो अटैच करवा सकती है प्रॉपर्टी। अभी वो प्रॉपर्टी एक्स पार्टी अटैच हो जाती है, और नॉर्मल कोर्स में ऐसा है कि पुलिस में वो प्रपोजल डालने का है, अगर मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई हुआ तो वो नोटिस इशू करेगा, उसमें सेक्शन में लिखा है कि 14 दिन में उसका रिप्लाई आना है। अब ये नॉर्मली क्या होता था, अदर साइड टू फाइल से, पीपी टू फाइल से या डिपेंडेंट टू फाइल से, कोई सेक्शन नहीं था कि कितने दिन में उसे आना है, और अगर पार्लियामेंट ने कोई सेक्शन में चीज डाल दी है तो उसका परिवर्तन तो मेरे को नहीं लगता है हाई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट कर पाएगा या कोई भी कोर्ट कर पाएगा। तो 14 ही दिन में रिप्लाई आना है, 14 दिन में नहीं आया तो एक पार्टी प्रोसीड कर सकता है, कोई उसमें डिले का प्रोविजन ही नहीं है। तो 14 दिन भी बहुत कड़क सेक्शन डालते हैं। अगर वो 14 दिन में रिप्लाई आ भी जाता है और इसका कोई रिजॉर्डर आता है और उसके बाद दोनों पार्टीज को अगर उसमें उन्होंने सुनवाई होने के बाद को उनको लगता है प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो अटैच कर देगा, अटैच करके उन्होंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वो भेजने का है डिटेल ऑर्डर विद प्रॉपर्टी डिटेल। एक बार वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास प्रॉपर्टी आ गई, हाथ में ऑर्डर आया, उसके 60 दिन में उसने लिक्विडेट करके उसको प्रॉपर्टी बेच के उसको जो विक्टिम से उसको दे दिया। ये कहीं पे भी प्रोविजन नहीं था कि इतने ही दिन में लिमिटेड दिन में बेच के खत्म कर देना है। हाँ ये अलग बात है, कोई सेशन कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो चलेगी, लेकिन ये जो प्रोविजन बना है ना बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क बनाया है। शायद 2-4-6 महीने लगेंगे पुलिस खाते ऑल ओवर इंडिया को सबको स्टडी करने को और कैसा अटैच करते रहने का प्रॉपर्टियां, और शायद पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट बन जाएगा महाराष्ट्र को, इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा कोई भी दौलत वाला क्रिमिनल नहीं है जिसके पास प्रोसीड ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो कोई भी केस पर्पस है। जरूरी नहीं कि उसके पास किसी ने बिल्डर ने 100 जन की चीटिंग किया तो उसके पास 100 जन की चीटिंग का प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। अगर उसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर उसका प्रोसीड ऑफ क्राइम दिख रहा है या लीगल एक्सप्लेनेशन नहीं है
वो पूरी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। और उसमें ऐसा भी है कि अगर वो प्रॉपर्टी अटैच होने के बाद समझो 25 करोड़ के हकदार लोग हैं, बाकी हकदार है ही नहीं कोई, तो उसको वापस नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट को फॉरफिट होगी। अभी किसी रेप केस में पार्टी उसका इलीगल प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का हकदार कोई भी नहीं है, इलीगली ऑब्टेन प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल प्रोसीड्स का है, तो वो पूरी की प्रॉपर्टी फॉरफिट होकर गवर्नमेंट को चली गई। मतलब ये जो क्रिमिनल हैं, जो बेशुमार पैसे वाले हैं, या तो उन्होंने बहुत अच्छे स्किल्ड वकील करने पड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, यहाँ लोगों की प्रॉपर्टी अटैच होके तो फिर ये 60 डेज वाले प्रोसीजर में चलते रहेंगे, नीलाम होकर पिछते रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सेक्शन है और ये बहुत काम का सेक्शन है। जब प्रैक्टिस में उतरेगा, जब आएंगे अटैच होकर प्रपोजल, तभी आपको आइडिया आ जाएगी कि इसका कितना वैल्यू है। क्योंकि दूसरा चीज है, मतलब मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है, जब मैं नया प्रैक्टिस में उतरा था, तो आदमी है ना अक्सर जब भी बेल के पहला जब अंदर होता है तो बेल कराने के लिए अच्छी फीस देने को तैयार हो जाता है, मार्केट कम करता है, या तो फरार होता है जब एंटीसिपेटरी बेल लेना तब अच्छी फीस देता है। मैं राइट को नहीं पता, मेरी राइट है, प्रेसिडेंट साहब की सेवन की तो राइट बार भी अच्छी क्या नहीं रखी होगी। तो क्या होता है ना कि अभी ये जो बेल वाला मामला था ना, उसमें अभी ऐसा कर दिया है कि जितने भी ऑफेंसेस जहाँ 10 साल और अबाव, मतलब 10 से ज्यादा नहीं, 10 तक भी है ना, जो 69 सेक्शन बीएनएस का, उसमें 10 साल है मैक्सिमम, तो 10 और अबाउट 10 उसको 90 डेज पीसी, ऑर्डरली क्राइम 60 डेज। एट अ टाइम मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज्यादा कस्टडी नहीं दे सकता है, दोबारा रिमांड ला सकता है। अभी देखा होगा आपने, कोई भी रिमांड चेंज स्नैचिंग, प्रॉपर्टी ऑफेंस, चीटिंग, फॉर्जरी, जो केसेस यहाँ चलते हैं मजिस्ट्रेट लेवल पर, उनमें अक्सर आपने देखा होगा कि 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड होता है और उसमें 14 दिन के रिमांड में पहले 3, 4, 5 दिन मिल जाते थे, फिर 2 दिन या 3 दिन, वरना 1 दिन करके 8-10 दिन में खत्म हो जाते। तो जब 14 दिन में 7-8 दिन मिल ही जाते थे, तो आप अंदाजा लगा लो 90 दिन में आपको कितना आसान होने वाला है, फिर पुलिस को कितना आसान होने वाला है कस्टडी लेने के लिए, और वकीलों को कितना टफ होने वाला है पीसी कम कराने के लिए। लेकिन ये पीसी में भी एक नया चीज आ गया है कि वो नई चीज पर जाने के पहले आपको बता देता हूँ पीसी कैसे डेंजरस बन गई है। उसके पहले बता दूं कि जब हम लोग ने कॉलेज पढ़े थे सबने, तो एक जजमेंट थी जो हम लोग को गाइडलाइंस पढ़ाई गई थी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत फेमस गाइडलाइन वाली जजमेंट। वो जजमेंट थी। फिर एक अनुपम कुलकर्णी वर्सेस सीबीआई थी, जो 14 दिन का ये पीसी कंटिन्यू फ्रॉम डेट ऑफ अरेस्ट से 14 दिन, अगर 4 दिन में जेसी हो गया और बाकी 8 दिन लेना है तो उसको बाकी 8 दिन बाद में नहीं मिलेगा, 3 दिन निकल चुके तो बाकी के 7 छोड़ के 7 दिन मिलेंगे उसको, किसको पुलिस। तो अभी ये अनुपम कुलकर्णी जो थी, फिर एक थी जजमेंट बहुत फेमस जो हर वकील यूज करता था पुलिस पे थोड़ा प्रेशर डालने को एफआईआर के लिए, ललिता कुमारी। तो ललिता कुमारी की जजमेंट भी थी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, अगर पुलिस ने नहीं किया तो इज इन कंटेम्प्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट एरिया एंड बहुत डिसिप्लिन इंक्वायरी। अर्नेश कुमार का भी ऐसे था कि अगर उसको 41 का नोटिस दिए बगैर गिरफ्तार किया तो इज इन कंटेम्प्ट ऑफ द लोकल हाई कोर्ट टू फेस डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। ये सारी जजमेंट से भी वॉश आउट हो गई, इनका कोई अभी असर नहीं है। तो पहले एक और जजमेंट थी सुनील बातरा की 1978 की, उसमें था कि हथकड़ी नहीं लगाने की आरोपी। और अक्सर देखते थे मजिस्ट्रेट को, कई बार किसी आरोपी ने कोर्ट में जाकर चप्पल मार दी, कोई बाथरूम जा रहा आरोपी भाग गया, भाई हथकड़ी लगा नहीं सकते थे। तो अभी वो चेंज हो गया, अभी उसका एक सेक्शन ही आ गया जिसमें हथकड़ी लगाने का पावर मिल गया, सेक्शन 43 तो ये सारी जजमेंट वॉश आउट हो गई। कैसे वॉश आउट हो गई है वो आपको समझेगा। एक और इसमें सेक्शन था पुलिस का 156(3) जो यूज करते थे। तो 2016 में जब फडणवीस साहब, सॉरी नाम ले रहा, मतलब वो पुलिस डिपार्टमेंट में फेमस है कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन लाया और हमारा गिरफ्तारी के लिए वो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता 156(3) का अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्विस। तो वो नोटिफिकेशन भी वॉश आउट हो गया। तो कैसे हुआ है सर, अभी आपको समझाना। पहला तो जितनी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, स्पेसिफिकली जो सेक्शंस के ऊपर गाइडलाइंस बनी थी, वो सारे के सारे सेक्शंस आईपीसी के थे, सीआरपीसी के थे या एविडेंस एक्ट के थे।
वो तीनों एक्ट बदल गए। वो जजमेंट्स में कहीं नहीं लिखा है कि ये एक्ट बदल जाएंगे, नए आएंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन पे भी लागू होगा, ये कहीं नहीं है। तो वो लागू नहीं है। हाँ इतना है, वो जजमेंट्स एक मार्गदर्शन करने का जरिया रहेगी अदालतों को या वकीलों को आर्गुमेंट करते समय। बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। पहले बाइंडिंग इफेक्ट जो होता था वो नहीं रहेगा। दूसरी बात ये, अभी है ना, पहले 156(3) में गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते। अभी एक नया सेक्शन, 2 नए सेक्शन आ गए जिसमें पुलिस के खिलाफ आप डायरेक्ट कार्रवाई कर सकते हो, वो भी बता दूंगा आपको। तो पहला आ जाता हूँ ये कस्टडी वाली चीज पर। 90 डेज कस्टडी ऐसी डेंजरस हुई है कि अगर वकील अगर पुलिस से उसकी पटती नहीं है बरोबर और पुलिस चाहे कि वो उसको पीसी में ही रखना है या बेल नहीं होने देना है, तो बहुत आसान है पुलिस के लिए। वो कैसे पता? आज पुलिस ने किसी एक कार थीफ को पकड़ा, 4 गाड़ियां चोरी की पकड़ी गई। 15-20 दिन में उसको जेसी डाल दिया। जेसी के बाद 1-2 महीने बाद चार्जशीट भी डाल दी उसकी। चार्जशीट के बाद वकील क्या करता था? पीसी झाली है, जेसी झाली है, चार्जशीट झाली है, रिकवरी झाली है, आता कशाला आतमध्ये मी मेल एप्लिकेशन कन्सिडर। अभी मजिस्ट्रेट में एक चीज कंपल्सरी रखी ऑल ओवर वर्ल्ड है कि हियर द अदर साइड। तो अदर साइड के लिए एपीपीडू से आईओ से हो जाता है। अभी आईओ साहब अभी किंग बन जाता है जब ये बेल की एप्लीकेशन जब भी आती है। उस ये बोलेगा साहब हमारा तो सिर्फ 14 दिन हुआ था कस्टडी, हमारा 76 डेज तो बाकी है। ये एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि 14 दिन पहले दिन से ही चालू होंगे। 14 दिन पुलिस कस्टडी विच टोटल वो लिखा हुआ है कलेक्टिवली 90 डेज। तो साहब अभी हमारे को क्या है ना, उसका 2 आरोपी पुणे से मिला है जो और 2 गाड़ी रिकवर करवाए हैं, इसको कस्टडी में वापस लेना है। वो बेचारा तुम्हारा कस्टडी मान लो 1.5-2 महीना वो तीनों को रखा साथ में, इसकी बेचारे की 45 दिन हो गए, उनकी समझो 1 महीने हो गए कस्टडी, वापस डाल दी, फर्दर चार्जशीट डाल दी, फिर आपने 2 महीने बाद बेल डाल दिया, फिर साहब एक तमिलनाडु और एक असम से मिल गया, साहब ये 3 वापस चाहिए मुझे। मतलब वो पुलिस का जो खेल है, चूहा बिल्ली का जो बेल एप्लीकेशन के टाइम वो बेशुमार पावर रहेगा। खाली इतना ही कि उसका मिसयूज ना करे। और हाँ, जब भी किसी बहुत बड़े दौलतमंद या पॉलिटिशियन के खिलाफ मिसयूज हो जाएगा तो पक्का इसका इंटरप्रिटेशन के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दे चले जाएंगे। तो ये कई मुद्दे इसमें जो दुरुपयोग होने की पावर है पुलिस को। सिमिलरली इन 60 डेज भी ऐसा ही है कि वेरेवर पनिशमेंट इज लेस देन 10 इयर्स उसको 60 दिन पेटी क्राइम करना। अभी कार चोर को तो 60 दिन होगा, शायद उसकी चोरी की पनिशमेंट कम होगी। लेकिन अगर फॉर्जरी चीटिंग का सेक्शन है या कोई रेप का या कोई ऐसा जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो आपको 90 दिन की तैयारी कीजिए। और 90 दिनों कैसा ब्रेकअप कर करके पुलिस वसूल कर पाएगी कस्टडी, तो वो आप अंदाजा लगा सकते हो अभी से। और इसमें वकीलों को बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है। क्यों? कि एंड में न्याय दिलाने को तो वकील ही है और कहीं तो जाना नहीं है। और ये सारे के सारे पावर पुलिस, वकील और मजिस्ट्रेट के बीच में। दूसरा, अभी ट्रायल ये लोग ने ट्रायल के लिए बहुत अच्छा किया है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा तरीके से ट्रायल चलेगा। उसमें अच्छी बात यह है कि ट्रायल पे आपको तारीख मिलना बहुत कठिन हो जाए। उसका एक अलग सेक्शन कर दिया। पहले कोई सेक्शन नहीं था कि इतनी ही तारीख दे सकते हैं। अभी अगर कोई विटनेस आया है अदालत में ट्रायल में, हमने कई बार देखा है, सर मी जुनियर आहे, माझ्या सिनियर ते दुसरा 2 कोर्टात ट्रायल चालू होतात, तुम्ही जरा तारीख का तो वो कारकून खड़ा हो जाएगा, सर पीपी दूसरा कोर्टात रिमांड मध्ये आहे, सर तुम्ही जरा थांबवा किंवा क्या। तो ऐसी परिस्थिति में अक्सर विटनेस बोर हो गए, तंग हो गए, कभी चले जाते थे, कभी तारीख देते थे, तो कभी भीड़ भाड़ जमा नहीं। तो ये सारी चीजें अभी खत्म हो जाएंगी। खास करके जिनके पास बहुत ज्यादा ट्रायल है उनके लिए टेंशन वाला काम है, क्योंकि एडजमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब फायदा भी है, क्या है वो मैं सिखा देता हूँ, वो भी आपको। एडजमेंट क्यों नहीं मिलना है कि अगर कोई विटनेस आया है और उसको एविडेंस चलाने के लिए है और डिफेंस काउंसिल नहीं है क्रॉस करने को, तो उसको एडजमेंट करने का 2 ही दिन का 2 तारीखें दे सकता है। और उसमें भी ग्राउंड कैसा चाहिए, वकील ने क्या ग्राउंड डालना है, दैट द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड माय पर्सनल कंट्रोल। उस पे राइडर की
that beyond your control cannot be a reason that you are busy in another court will not be a ground for adjournment. ऐसा भी लिखा है क्लियर, वो सेक्शन भी लिखा है, तो आपको वो भूल जाने का कि वो काम आएगा कि भी या कोर्ट है क्या कोर्ट है, वो अभी वो कैसा एडजस्ट करेंगे वकील लोग वो देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, उसका सेक्शन का फायदा डिफेंस वकीलों को ज्यादा है, वो कैसा होना मैं अभी सिखा, तो शायद कोई भी पुलिस के खिलाफ वाली बातें अक्सर ऐसे लेक्चर में नहीं कोई बोलना चाहते हैं, और कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजमेंट वॉश आउट हो गए इतना आसानी से बोल नहीं पाता है और समझा नहीं पाता है, अगर पता दिए तो नहीं बोलते कई लोग, पुलिस के खिलाफ जो सिखाने का दौर है वो भी आसानी से नहीं सिखाते। इसमें ऐसा है, यहाँ कितने कोर्ट हैं बैंक के? 9 कोर्ट है, यहाँ पर 9 कोर्ट है मुझे बताया गया, 9 मजिस्ट्रेट कोर्ट, हर एक कोर्ट में क्रिमिनल केस चलते होंगे, हर एक कोर्ट में क्रिमिनल वकील प्रैक्टिस करते हैं हमारे भाई बहन यहाँ के, लेकिन उसमें एक चीज पक्का मुझे यकीन है जो मैंने पूछी तो नहीं है बात, कि 9 कोर्ट के अंदर हर एक कोर्ट में एक सरकारी वकील तो पक्का नहीं होगा, 9 पीपी तो नहीं हो गए, 3, 4 या 5 हो गए जो मतलब इधर उधर शटलिंग करते हैं। तो अभी अगर कोई होशियार डिफेंस वकील है और उसने देख लिया कि सब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 आया है, एक एप्लीकेशन रखते हैं, सब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 is here, I am here waiting to cross examine, please ask him to lead evidence, ask the people to come and lead evidence, and if he is not coming, this is the section, please apply and see that first adjournment is over। और ऐसा 2 बार अगर एडजर्न हो गया तो किसी का नहीं है, कंप्लेंट का भी नहीं है, सरकारी वकील ही कम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए, तो उसमें न हमारा कुछ ना आपका कुछ, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सरकारी वकील बढ़ाने पड़ेंगे, जब जब ऐसे कोई एप्लीकेशन डाल के वो एडजर्नमेंट करा लेगा और वो विटनेस अगर बाहर हो गया कोर्ट के ऑर्डर से, तो फिर मामला तकलीफ वाला है, वो सरकारी वकील के लिए भी तकलीफ है, वो ऐसा नहीं कि डिफेंस के लिए ही बारे में। लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि प्रोसिक्यूशन काफी होशियार होती है, ऐसी गलती नहीं करेगी कि सरकारी वकील मौजूद है और विटनेस को कोर्ट में लेके आ जाते हैं, उतनी लापरवाही नहीं करेगी, मेरे को लगता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख सकते हैं होशियार वकीलों, ये ध्यान रखना चाहिए। तीसरा इसमें यह है कि पहले क्या होता था कि अगर ट्रायल चलता है, सीरियस क्राइम है कोई, जैसे समझो रेप केस है, किसी को ब्लड है, सीमेंट है, कपड़े हैं, स्पॉट पंचनामा है, तो सारी चीज का फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, पंचनामा कौन के ऑफिसर चाहिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन किया वो चाहिए, कोई लेडी ऑफिसर थी वो चाहिए, मजिस्ट्रेट जिसने 164 रिकॉर्ड किया वो चाहिए, ये सारी चीजें अभी खत्म। हम लोग क्या नॉर्मली डिफेंस वकील क्या करते हैं, शायद ते आयो आला नहीं, फोरेंसिक वाला तो आला नाही, हवलदार जो सॅम्पल घेऊन गेला होता कपडे सील करून तो मेला तो दिसत नाही, तो चेन ऑफ एविडेंस है वो टूट जाता था या कंप्लीट नहीं होता था, और अक्सर ये जजमेंट जो थी ना द चेन शुड बी कंप्लीट, वो बहुत काम आती थी और प्रोसिक्यूशन केस फेल होता था। अच्छे डिफेंस वकील होना ही काफी था आपके लिए। अब ये सब खतरनाक बन गया, चेंज हो गया पूरा। चेंज कैसा हो गया कि इसमें नया सेक्शन आ गया कि आज अगर कोई सीनियर पीआई ने मर्डर विद रेप एंड रिकॉर्ड किया, आरोपी पकड़ा, कपड़े किया, ब्लड स्टेन का कपड़ा दिया, फोरेंसिक वाले को भेजा, वेपन वाले को लक्षित भेज दिया, चाकू स्टैबिंग वाला भी था वो भी ले लिया, ये सारी रिपोर्ट जब आती है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वही सीनियर पे या वही लैब वाला या वही पंचनामे वाला, तो पंचनामे तो अलग ही होगा, वही बंदा चाहिए जो आज सीनियर पे है वो आके बोल देगा यस दिस इज एज पर माय रिकॉर्ड, दिस इज करेक्ट, दैट इज ऑल। फोरेंसिक लैब का भी जिसने टेस्ट किया उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, जो आज ड्यूटी पर है वो बोलेगा हमारे रिकॉर्ड से ये है, ये बरोबर है, हकीकत है, ये मान लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसमें खतरनाक चीज करती है जो मुझे भी खटक रही है कि ये सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट से जो रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गए, पोस्टिंग हो गई, चेंज या ट्रेसेबल नहीं है या एक्सपायर हो गए, उनके बदले में जो अभी वो करेंगे वो तो ठीक था, लेकिन ये सारे लोगों को फिजिकली बुलाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन एविडेंस सब ऑनलाइन बैठ के अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एविडेंस देगा सरकारी वकील के बोलने पर, उसको वहाँ कौन क्या पट्टी पढ़ा रहा है, क्रॉस में क्या सिखा रहा है, दूसरा लैपटॉप लेके क्या टाइप करके बता रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो सेक्शन है जरा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये भी अगर जब ट्रायल चालू होगा और कोई यहाँ नहीं आता है तो उसकी अर्जी करके अगर ऑब्जेक्शन लेके अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी तो शायद उसमें भी परिवर्तन आ सकता है।
वरना बहुत डेंजरस चीज है वो जो सेक्शन लाया है। इसके अलावा इन्होंने एक रेप केसेस में बहुत अच्छा काम कर दिया। अच्छा बोले तो कंप्लेंट के लिए बहुत अच्छा, प्रोसिक्यूशन के लिए अच्छा, कन्विक्शन बहुत बढ़ जाएंगे। डिफेंस को रेप केसेस अक्यूटल लेना बहुत ही भारी देता है। वो कैसे बताओ? जितने सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं फ्रॉम 64 BNS ऑनवर्ड्स टू तो 79 तक है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड केसेस हैं, उसमें कंपल्सरीली लेडी ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी। किसका? विक्टिम का स्टेटमेंट। एफआईआर स्टेटमेंट इज अ वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। उसके बाद में पंचनामा होगा, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। फिलहाल तो तकलीफ में ऑल ओवर इंडिया पुलिस वाले बहुत परेशानी में वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो जमा करने वाला जो मांगा है पंचनामा। स्टेटमेंट तो करा ही सकते रिकॉर्ड, वो पता नहीं नेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी या उसको पहले ट्यूटरिंग करके ऑडिशनिंग करा के फिर वो क्या टेलीप्रॉम्प्टर बोलते क्या क्या पार्लियामेंट में चलता है लोग कैसे सिखाएंगे पता नहीं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी। उसमें यह कहीं नहीं दिया है कि अगर वो स्टेटमेंट देता हो थक जाती है बाथरूम जाने तो उसको रोक सकता है पुलिस। तो आप पहले समझ गए। तो पुलिस कई आइडिया निकाल लेगी, लेकिन वो डिफेंस वालों को ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेटमेंट बीच में रुकी हुई क्यों थी। हाँ, लेकिन इसमें रिस्की चीज क्या हो जाती है कि अगर वो ट्रायल के टाइम विटनेस आती ही नहीं है तो पुलिस को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो सेक्शन है वो सर्टिफिकेट देने का है 63 में जो कि DSA में जो आया है एंड दैट शैल बी ट्रीटेड एज एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मानते थे और उसको प्रूव करना होशियार जो वकील होते थे बहुत बुरी तरह से उसकी प्रोसिक्यूशन की गर्जियां उड़ा देते थे। अनलेस डिफेंस का लापरवाही हो गया तो प्रोसिक्यूशन कामयाब होता था। जैसे प्रोजेक्ट शर्मा वाला केस है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसमें मेरे को लगता है शायद डिफेंस की थोड़ी सी ज्यादा अलर्टनेस होनी चाहिए थी। वो बात में डिस्कस करके बताऊंगा कहाँ लापरवाही थी। लेकिन ये जो पंचनामे वाला सेक्शन है ना, उसमें ऐसा है कि एक बार अगर पंचनामा हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग तो पंच को अब कोर्ट में नहीं बुला देगा। ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग इज टू बी प्रोड्यूस्ड विद द सर्टिफिकेट। अभी एविडेंस एक्ट जो है BSA उसमें पहले आ जाता हूँ 1 सेकंड में ताकि आपको बाकी चीजें और ज्यादा उनका इम्पैक्ट पता चलेगा। उसमें 2 नए सेक्शन है, 61 और 63। जो 63 है ना वो 65B का कॉपी है। 65 का पूरा जो B का सब सेक्शन सारे उसमें डाल दिए इलेक्ट्रॉनिक के और उसमें 2 फॉर्मेट बनाए हैं एक्ट में कि सर्टिफिकेट जो है ना 65B का जो 63 का जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके देते हैं तो हमारा अलग फॉर्मेट है, एक्सपर्ट देगा तो सर्टिफिकेट अलग फॉर्मेट। वो सर्टिफिकेट हो गए दोनों फॉर्मेट मैंने इसमें लास्ट पेज पर डाल दिए हैं आपके लिए इसी बुकलेट में, तो आपको रेडी करने की तैयारी है, कभी भी हेल्प हो जाएगी। लास्ट के 2 पेजेस हैं, एक है जो हम डाल सकते हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से किया उसमें, और दूसरा जो एक्सपर्ट का एविडेंस का सर्टिफिकेट। फिर उसमें ऐसा है कि अगर वो 61 एक सेक्शन है कि अगर ये मैं आपको पढ़ के बताऊं तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। पेज 169 पे पढ़ रहा हूं, 169 ये जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड पेज 169 पे नया सेक्शन आया है। ये दोनों सेक्शन नए आए हैं लेकिन ये जरूरी है सेक्शन पढ़ना। नथिंग इन दिस अधिनियम, आपके हिसाब से अधिनियम नाम है उसका, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इन एविडेंस on the ground that it is an electronic or digital record and that such record shall subject to section 63। मतलब अगर वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सर्टिफिकेट का अगर वो 63 का कंप्लेंट हो गया have the legal effect validity and enforceability as under the law। मतलब अगर आपने कुछ मोबाइल पे क्लिप रिकॉर्ड कर दी है रोड पर और नहीं भी किए, आपने को किसी ने वीडियो कॉल पे अश्लील या धमकी वाली बात की है और आपने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड की है और दूसरे मोबाइल की क्लिप आपने प्रोड्यूस किया कि भैया मैंने यहाँ से रिकॉर्ड की थी, तो वो रिकॉर्डिंग के साथ एक सर्टिफिकेट ही देना है 63 एंड इट विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस। नथिंग इन दिस एक्ट विल डिनाई द एडमिसिबिलिटी का मतलब है इट इज डीम्ड एडमिटेड। तो वो जो है वो बहुत सावधानी से आपको कदम रखने होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चलेगा, क्योंकि रेप केसेस का पूरा एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक रहेगा।
पंचनामे इलेक्ट्रॉनिक रखेंगे। यहाँ तक के चार्जशीट भी अभी वो इतने बोझे 500, 1000, 2000, 17,000 पेजेस या 30,000 पेजेस जो था इसमें कई केसेस में, हाँ, तो वो सब बंद हो गया। अभी चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उनको देने का कोर्ट में, आरोपी को भी ईमेल या पेन ड्राइव पे डाल के देने को, आरोपी जाने, वकील जाने, कंप्यूटर पे ढूंढता रहे, बहुत अगर अच्छी करके कोर्ट ने आदेश दिया तो लंबा। तो वो एक चीज हो गई है। विटनेस को कोर्ट में बुला के, भाई पंच विटनेस था, उसके क्रॉस में कुछ और बोल दिया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ऑफिसर से एविडेंस ही उड़ गया पंचनामा, वो जरा खत्म हो गया चांस डिफेंस वकील को मिला। अभी इसके अलावा सब ऐसा है कि जो बीएनएसएस है सेक्शन, प्रॉपर्टी अटैचमेंट आपको बता ही दिया है, जो 107 है। हाँ, 108 पर एक बहुत डेंजरस सेक्शन आया है जो मुझे भी बहुत चिंताजनक लग रहा है। 530 सेक्शन है, सेक्शन 530, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। All trials, inquiries and proceedings under this Sanhita, including issuance of service, execution of summons and warrant, examination of complainant and witnesses, recording of evidence in inquiries and trials, and all appellate proceedings or other proceedings may be held in electronic mode by use of electronic communication or audio-visual electronic means. ये 530 का सबसेक्शन 4 जो है उसमें मे शब्द आ गया है, कंपलसरी नहीं है मेन, लेकिन अगर कोर्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और कोर्ट ने चाहा कि वो यूज करे तो कठिन हो जाएगा। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि पुलिस ऑफिसर एफआईआर का डिटेल्स, अगर वो कंप्लेनेंट है या कंप्लेनेंट कमरे में कहीं बैठकर अपने वीडियो पर बोल रहा है कि भैया मैंने ये सब बोला, तो कितना वो परफेक्टली बोल पाएगा आप अंदाजा लगा, और आप क्रॉस में उसको करने जाएंगे और ऑनलाइन वो क्रॉस कितना होशियारी से करेगा आप समझ सकते हो कि उसको कितना ट्यूटरिंग हो सकता है ऑनलाइन। तो सेक्शन भी धीरे धीरे जैसे चले आएगी, धीरे धीरे वो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, मेरे को लगता है मॉडिफाई होना है। तो वो तो पूरा जूरिस्प्रूडेंस का मेन जो है, इंडिया की मेन खासियत क्या थी कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर ट्रायल जो चलता है कोर्टों में, जो वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कंट्रीज में नहीं होता होगा। बहुत बड़े 90% कंट्रीज में इतना फेयर नहीं जितना इंडिया में। तो जो फेयर ट्रायल वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा अगर ऑनलाइन ये लोग ने एविडेंस चलाना चालू कर दिया और हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, बाजू में कुछ सिखा रहे हैं। तो इसके लिए ये भी मेरे को लगता है सेक्शन हटा दिया जाएगा। अभी इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन होती होगी, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, थोड़े वक्त मुझे दिख रहा है काफ़ी गर्म हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। तो उसमें पुराने जो केसेस थे, नए जो केसेस है, पुरानी एफआईआर है, नई एफआईआर है, नए प्रोसीडिंग है, वो कैसे कैसे चलेगी, कहीं कहीं कुछ प्रश्न आते होंगे। मैं पहले आपको खुलासा करता हूँ। बीएनएसएस में सेक्शन है 531, उसमें ऐसा है कि जो एफआईआर 1 जुलाई के पहले हो गया है, एनी एप्लीकेशन, इंक्वायरी, प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन और अपील बिफोर 1 जुलाई, दैट विल बी अंडर द ओल्ड लॉ। एनी प्रोसीडिंग व्हिच इज पेंडिंग, अभी एफआईआर हुआ तो उसके बाद चार्जशीट पेंडिंग है, चार्जशीट और ट्रायल पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग ट्रायल को नहीं लगेगा। चार्जशीट के पहले डिस्चार्ज भी अवेलेबल है, तो ट्रायल चालू कब होता है? पेंडिंग जब चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद ही ट्रायल कमेंस होता है टेक्निकल। तो जो अगर चार्जशीट पहले हो गई है, ट्रायल चालू नहीं हुआ है और अभी चालू होने वाला है, तो वो बीएनएसएस के हिसाब से चलेगा। 2 एडजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट और जो जो ये सारे बीएनएस के नए प्राविधान आए हैं वो सारे लग जाएंगे। इसी तरीके से साहब जो चार्जशीट हो गई है और जो एविडेंस हो चुका है और कोई प्रोक्लेम एब्सकॉन्डर है, वो आरोपी बाद में पकड़ा गया, उसका एविडेंस अभी ट्रायल चालू हो रहा है, तो पुराना ट्रायल एक इससे चलेगा ट्रैक पर, जो चार्जशीट ऑलरेडी चल रही है पहले 1 जुलाई से। अभी जो नया ट्रायल चलेगा वो बीएनएसएस से चलेगा, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है कि जो ट्रायल पेंडिंग है, मतलब चालू नहीं हुआ है, वो बीएनएसएस के हिसाब से चलेगा। इस पे कई वकीलों की अलग अलग राय है, मैं बहुत रिसर्च करता रहता हूँ, जब भी लेक्चर लेने जाता हूँ तो बड़े बड़े काउंसिलों की भी अलग राय है कि ऑलरेडी अगर वो लेक्चर पहले चालू हो चुका है
तो बाद में क्या होगा, बाद में चार्जशीट के बाद हो रहा है तो क्या होगा, लेकिन चार्जशीट के बाद अगर ट्रायल हो रहा है तो बीएनएसएस में ही चलेगा और किसी तरीके से नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि एविडेंस नहीं लगेगा चलेगा तो नए कानून से ही चलेगा। हाँ, ट्रायल चालू हो चुका है, प्रोसिक्यूशन विटनेस आ गया, चार्ज फ्रेम होके बेल बॉन्ड कर दिया, उसने सामने लेने कोर्ट के सामने आ गया, तो फिर वो पुराना ही समझ। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। अगर 156(3) की किसी ने कंप्लेंट की थी, ऑर्डर हो गया है 30 जून को, और वो 1 जुलाई को वो ऑर्डर पुलिस स्टेशन में गया, एफआईआर जिस दिन होगी उस दिन का वो सेक्शन लगेगा। तो अगर उसका नसीब अच्छा है तो 30 जून के पहले सेक्शन लग चुके रहेंगे। हाँ, मर्डर 30 जून को हुआ है, एफआईआर अभी हो रही, या 4 साल पहले कोई मर्डर हुआ है, एफआईआर अभी बनी है, चीटिंग या रेप 4 साल पहले का है, अब भी एफआईआर, तो अभी का ही सेक्शन लगेगा, चाहे वो कलम उस समय था। और ये सेक्शन 531 बीएनएसएस ने स्पष्ट कर दिया है, ये मैंने इसमें छापना भूल गया, 531 बीएनएसएस वो क्लियर कर दिया उसमें, तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है उसमें। ये भी है क्योंकि आपके यहाँ सरकारी वकील जो है ना, वो बाय नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट होते हैं गैजेट, तो वो जितने वकील वगैरह वो पुराने नोटिफिकेशन सारे कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन वो जो पुलिस वाला मामला है, पुलिस को गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है मैजिस्ट्रेट एज पर 156 सेक्शन, वो खत्म हो गया। क्यों? तो अभी 2 नए सेक्शन आ गए पुलिस के लिए, चिंताजनक, ये हर वकील को जानना जरूरी है। एक तो है 218 बीएनएसएस 218, जिसमें आप पहले ऐसा कोई अलग सेक्शन नहीं था जो सैंक्शन के लिए डायरेक्ट मांग कर सकते थे। 197 सीआरपीसी था जिसमें आप अप्रूवल लो, ये लो वो लो। अभी इसमें 218 में गवर्नमेंट का सैंक्शन लो, एज पर लोक आयोजन लोकपाल बिल, उसका एक्ट है, उसके पढ़ के उस हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन लो। अगर आपने सैंक्शन मांगा और रिसीव का डॉक्यूमेंट है आपके पास, 120 दिन में आपने वो सैंक्शन डील हो गया, वो प्रोसिक्यूशन कर सकते। उसके अलावा डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन भी है। वो कैसा? एक सेक्शन है 175(4), ये सेक्शन नोट कर लेना सब लोग, बहुत काम का सेक्शन है। इसमें आप डायरेक्टली कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। ये मैंने कहीं इंक्लूड किया हुआ था, पेज नंबर बता दो, 175 का सबसेक्शन 4। मैं बता दूंगा क्वार्टर में है पेज 86 पर। इसमें क्या है कि आपको अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की कंप्लेंट करनी है बिगर सैंक्शन के लिए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करता है, उसके सुपीरियर को नोटिस इशू करता है, तो उसकी रिपोर्ट मंगाता है, भाई क्या एलिगेशन है, और आपने डीसीपी की कंप्लेंट की तो उसके सुपीरियर की रिपोर्ट मंगाएगा। बाद में उसके खिलाफ नोटिस इशू करके, भाई साहब तू बता दे तेरे खिलाफ कंप्लेंट आई थी, ये हालत इस स्टेज तक क्यों पहुंचे, और वो रिपोर्ट के बाद, हाँ पब्लिक सर्वेंट, इट इज वाइडर देन गवर्नमेंट। आपके जो चुने हुए नेता है वो पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, तो इट इज वाइडर, इट इंक्लूड्स लॉट ऑफ पीपल। और तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ज्यादा वाइड है, तो वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो कार्रवाई होती रहेगी। एक 218 भी एक सेक्शन है, वो भी हमने इंक्लूड किया ही है, तो वो भी ऐसा है, सैंक्शन के लिए 120 दिन का सैंक्शन नहीं मिला तो आपको परमिशन हो जाएगी। और ये 2 सेक्शन से पुलिस बहुत घबराई हुई है ऑल ओवर इंडिया। मैं दिल्ली में जाता हूँ किसी काम से, सुप्रीम कोर्ट गया था, तो वहाँ के पुलिस वाले भी इसी चीज से डरे थे। तो कैलकाटा में किसी काम से गया था, वो पुलिस वाले पंचनामे से परेशान है कि हम कैसे बना रहे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनको। तो फिर ये चीजें मिला के आप देखोगे ना, तो केसेस जो बहुत एफिशिएंटली चलने वाले हैं, वकीलों को तारीखें लगी कम पड़ जाएगी और ट्रायल फास्ट चलेंगे, ट्रायल की क्वालिटी इंप्रूव होगी, वकीलों की जो प्रैक्टिस क्वालिटी है, तो बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट सीज हो जाएंगे, तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ही पावर रहेगा छोड़ने का। क्योंकि आप देखोगे एमपीआईडी के लिए स्पेशल कोर्ट होता है, पीएमएल के लिए स्पेशल कोर्ट है, यूएपी के लिए स्पेशल कोर्ट है। इसमें मैंने पेज 5 और 6 पर वो सब चार्टिंग बना के डाला है कि 113 जो सेक्शन है 23 एक्ट का, उसका यूएपीए का कैसा कॉपी पेस्ट ये लोग ने सेक्शन दिया हुआ है, वो मैंने इसमें रिपोर्ट किया, तो आपको अंदाजा आ जाएगा।
पेज 5 और 6 पर है, सेक्शन 113 का जो है चार्ट है। तो जब ये आपको फुर्सत मिले कभी, और मैंने जो इसकी लैंग्वेज है ना बहुत मेरी ओरिजिनल है, जैसे नहीं क्या इंटरेस्टिंग हिस्ट्री नॉवेल पढ़ते हो वैसी बनाई है, बोरिंग नहीं बनाई है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बुक बहुत काम आएगी और इम्पोर्टेंट सेक्शंस काम आएंगे। और कभी भी कोई क्वेरी रहे तो अगर 4 आवर्स के बाद मुझे फोन कर लेंगे, मैं डायरेक्टली आंसर दूंगा। हर एक बुक पे मेरा नंबर है। मैं आपके जितने भी कमेटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन सबका अगर एक एक जन का नाम नहीं लिया है तो उन्होंने सबको छोड़ के तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे बुलाकर यहाँ मौका दिया है आपके समक्ष इतना मेरा विचार रखने का। और उम्मीद है कि ये जो मैंने छोटी सी बुकलेट बनाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है हर एक को, और इन्होंने मुझे जो मौका दिया यहाँ आने का उसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप लोग की कोई क्वेरी रहेगी तो अभी भी पूछ सकते हो। और अगर मुझे प्रेसिडेंट साहब और आपकी परमिशन रहेगी तो मैं 2 घूंट पानी भी मारूँ, थोड़ा पसीना आ गया, जला भी दूंगा। 1-2 मिनट।